Hi friends, welcome back to my YouTube channel, Khan Coaching Classes. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस, माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एसएसटी महामैराथन क्लास। और ये जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं 24 नंबर के। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको 24 नंबर पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आगे से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक चीज और, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आपको सारे महामैराथन क्लास जो भी है वो प्रोवाइड होते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए समय नहीं गवाएंगे, सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है दीर्घोत्तरी में। पहला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं और इसके क्या कारण है। क्वेश्चन क्या है, आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं और इसके क्या कारण है। तो कभी कभी ऐसे आ जाता है कि महामंदी क्या है, महामंदी किसे कहते हैं और इसके क्या कारण है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी इस नाम से पूछ लेता है कि भाई महामंदी किसे कहते हैं, या तो ऐसे पूछ सकता है आर्थिक महामंदी किसे कहते हैं और इसके क्या कारण है। तो जरा सा इसके बारे में जानते हैं कि आर्थिक महामंदी क्या है। देखिए आर्थिक महामंदी हुआ था सन 1929 से लेकर के 1940 तक। कभी कभी महामंदी से भी क्वेश्चन पूछा था कि महामंदी कब हुआ था, ठीक है। तो ये जो महामंदी था सन 1929 से लेकर के 1940 तक हुआ था। और यह कब हुआ था, महामंदी की शुरुआत हुआ कब था। आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुआ था 29 अक्टूबर को, कहां से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएसए से हुआ था, ठीक है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राज्य से स्टार्ट हुआ था। और यह कब से कब तक महामंदी चला था, तो सन 1929 से लेकर के 1940 तक यह महामंदी चला था। और आर्थिक महामंदी कहते किसे हैं, लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था जब धीरे पड़ जाए, जब धीमी पड़ जाए। जैसे लंबे समय से काफी लंबे समय तक अगर देश की अर्थव्यवस्था काफी डाउन चल रही है, अर्थव्यवस्था जो जीडीपी है, ठीक है, वो काफी ज्यादा डाउन चल रही है, तो उस प्रणाली को हम आर्थिक महामंदी कहते हैं। तो लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाए या अर्थव्यवस्था स्लो हो जाए, उसी मंदी को हम आर्थिक महामंदी कहते हैं। और आर्थिक महामंदी के आने के कई कारण थे। क्या क्या कारण थे, जैसे कुछ कारण यहाँ पे हमने नोट डाउन किया है। तो पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न हुई उपस्थितियां। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि आप जानते हैं सन 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध की चपेट में बहुत सारे देश आए थे। अब जैसे युद्ध होता है, विश्व युद्ध होगा तो बहुत सारे देशों से युद्ध होगा, और उस दौरान बहुत सारे लोग इसके चपेट में आए थे। तो जो मैंने आपको बताया था क्या, कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के दौरान बहुत सारे लोगों का जन, यानी लोगों की हानि, पैसे की हानि का ज्यादा नुकसान होता है। और युद्ध होने से क्या होता है, देश कई साल पीछे चला जाता है। जैसे मान लीजिए युद्ध होगा तो बहुत सारे बम विस्फोट होंगे, धमाके होंगे, लोग मरेंगे, ठीक है, लोग मरेंगे। इसके अतिरिक्त पैसे का भी नुकसान होगा, लोग बंदूक पे सारा पैसा खर्च करेंगे, बंदूक पे, असला पे, बम पे, बारूद पे ऐसे पैसा खर्च करेंगे, तो देश का विकास क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों का, यानी हर देश के पास पैसा कम हो गया था। तो कम होने की वजह से अब देश के पास पैसा कम होगा तो मंदी आएगा ही, और बाजारों में सामान, मार्केट में जो है सामान वो महंगे मिलेंगे ही। इसके वजह से आर्थिक महामंदी आई थी। दूसरा क्या कारण है, कृषि उपज एवं औद्योगिक सामग्री का अति उत्पादन। अब आप ये समझ रहे सर, अगर कृषि में या सामग्री में ज्यादा उत्पादन होगा तो महामंदी कैसे आएगा, महामंदी आएगा जब किसी सामान का ज्यादा उत्पादन होने लगेगा। जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन ज्यादा होने लगेगा तो मार्केट में क्या होगा, सबका गेहूं बेचा पाएगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई सामान ज्यादा होने लगेगा या तो वह सड़ जाएगा, या तो खराब हो जाएगा। अभी कुछ साल पहले आपके वहां हमें लगता है कि साल 2 साल पहले कोरोना जब आया था, तो कोरोना नामक जो महामारी आई थी उसमें आप देखे होंगे नहरों में, तालाबों में बहुत सारे मुर्गा, ठीक है, मुर्गा समझ रहे हैं, बहुत सारे मुर्गा ऐसे क्या करते, ऐसे बह के आ रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका उत्पादन ज्यादा हो गया था। क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि कोविड-19 के दौरान लोग मांसाहारी खाना कम कर दिए थे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा उत्पादन हो गया था कि ये जानवर मरने लगे थे, शायद बीमारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से, या तो कोई फ्लू चला होगा उसकी वजह से। तो जिसका उत्पादन ज्यादा होने लगता है
तो महामंदी आती है, क्योंकि जब उत्पादन ज्यादा होगा तो सामान सड़ेगा। और जैसे मान लीजिए हम अपना पैसा लगा करके सामानों को बो रहे हैं, तो पैसा लगा के बो रहे हैं और सामान सड़ जाए, तो हमारा अगर सामान सड़ गया, अनाज सड़ गया, तो वो जो पैसा लागत हम लगाए वो लागत हमें दोबारा मिलेगा नहीं। इससे भी आर्थिक महामंदी आती है, इससे भी पैसे की घटोत्तरी होती है। अगला है ऋण की समस्या। जब आप कृषि कर रहे हैं, कृषि में आप मान लीजिए खेत को बो रहे हैं, तो खेत को बोने के दौरान जब आप खेत को बोते तो होता क्या है कि आपने उधार लेके पैसा लेकर के आपने अपनी खेती को बोया, लेकिन खेती बोए और खेती बोने के बाद आपकी फसल जो है मार्केट में बिकी नहीं, और जब मार्केट में नहीं बिका तो जो आपने उधार लिया उसका लगान भरना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं समाज में लोग लगान पे पैसा देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ऋण की समस्या भी होने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी। अब जैसे बेरोजगारी ये था कि जब मान लीजिए युद्ध हुआ है, तो युद्ध के दौरान जितने लोग कंपनी में थे शायद उन्हीं को कंपनी से निकाल दिया गया। अभी कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर कंपनी वाले थे, वे प्राइवेट सेक्टर अपने अपने वर्करों को कम करने लगे थे। जिनके पास वर्कर ज्यादा थे वे वर्करों को निकाल दिए कोविड-19 के दौरान, ताकि उन्हें तनख्वाह जो है वेतन कम देना पड़े। इसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई। बेरोजगारी अभी नौकरी नहीं मिलता था आदमी को, इस वजह से आर्थिक महामंदी आई। उसके बाद सट्टेबाजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति आ गई। जब इंसान क्या करता है, जब इंसान निठल्ला बैठता है, खाली बैठता है, तो उसके दिमाग में सट्टाबाजी चलता है। सट्टाबाजी चलने का मतलब ये है कि आप कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन में थे, घर पे थे, तो आप सट्टाबाजी खेलते थे। जैसे ये ताश वाली पत्ती का, चाहे लूडो का, चाहे XYZ कोई भी गेम खेलते थे, उसमें सट्टा लगाते थे 10 रुपए 20 रुपए का। या एक आता है उसमें, कौन सा गेम आता है क्रिकेट वाले में, आई थिंक ड्रीम 11 करके, उसमें भी बच्चे अधिकांशतः बहुत सारे लोग सट्टा खेलते हैं, ठीक है। तो लोग खेलते हैं, तो इस सट्टाबाजी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति भी क्या करती है, आर्थिक महामंदी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सट्टा मत खेलिए, आप खेलिए, लेकिन सट्टा खेलेंगे तो या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, दो ही चीज होता है। सट्टा में होता क्या, या तो आप जीतेंगे नहीं तो हारेंगे। हारेंगे तो आपका पैसा क्या होगा, लॉस होगा। जीतेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा, तो उससे भी मंदी आती है। अगला, उपभोग में कमी होती है। उपभोग माने जो सामान आप बनाए हैं, अब सामान इंसान के पास पैसा रहेगा तब तो खरीदेगा। अब पैसा है ही नहीं, मंदी आया है, अब सबके पास मार्केट में पैसा नहीं था। आप जानते हैं कि हमें लगता है कि लॉकडाउन के दौरान जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 के दौरान आपके पास इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि आप हर चीज खरीद के खा सकें। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में आप हर चीज खरीद के खा सकते हैं, उस समय नहीं खा रहे थे। जो आम परिवार से बिलोंग करता था उसके पास पैसे ही नहीं थे सब्जी खरीदने के लिए, तो इस वजह से मंदी आती है। उपभोग में कमी होती है, लोगों के खाने पीने की चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे कम होती हैं, उसकी वजह से भी मंदी आती है। अगला, सोने की कमी। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, सर सोने की कमी से मंदी कैसे आएगी। आप जानते हैं बहुत समय पहले हर देश में सोना ज्यादा पाया जाता था, तो जब मंदी आ गया तो सोने का आयात और निर्यात क्या कर दिया गया, ठप कर दिया गया। अब जब सोने का आयात और निर्यात ठप कर देगा जाएगा, तो आप जानते हैं जितने भी इंसान जो सोने का आयात और निर्यात कर रहे थे, वह इंसान क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। और बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो उनके पास पैसा नहीं आएगा, तो उनका परिवार पालन पोषण नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या आया था, आर्थिक महामंदी आई थी। क्लियर, ये आर्थिक महामंदी क्लियर है, हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या करना है, वर्णन करना है। तो जरा सा ये समझ लीजिए कि आज असहयोग आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वजह क्या था, किसने आरंभ किया था, ठीक है, और किस सन में हुआ था असहयोग आंदोलन, और क्या क्या था ये। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुभारंभ हुआ था, आरंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है अंग्रेजी भाषा के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिंदी रूपांतरण है। असहयोग आंदोलन को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। और असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के बारे में कुछ जान लीजिए कि महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये गुजरात के पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई, और इनकी एक वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, और इनकी कई बच्चे थे, 4 बच्चे थे। तो उन 4 बच्चों का नाम था हीरालाल, देवदास, रामदास और मनीलाल, ये कुछ इनके नाम थे, ठीक है।
असहयोग आंदोलन था क्या, जरा सा ये जान लीजिए। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। अंग्रेजों के खिलाफ क्यों था कि अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनका जो भारतीय थे उसका पालन नहीं करेंगे, उनको किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उसी को हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं? बिना सहयोग के, मुझे किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं, उस आंदोलन को हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने एक आंदोलन की आरंभ किया था कि हम हिंदुस्तानियों को, आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए उनके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, उसी आंदोलन को हम लोग कहते हैं क्या? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ था, वजह क्या था? तो देखिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट होने के 3 वजह, प्रमुख वजह थे। पहला वजह, रौलट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। आप एक हिंदी में पढ़ के आए हैं मातृभूमि के लिए कहानी, और मातृभूमि के लिए कहानी जो पढ़ के आए होंगे तो उसमें पता रहा होगा आपको कि रौलट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। तो इस एक्ट के तहत हुआ क्या था कि जितने भी अंग्रेजी सरकार थी, जो भी अंग्रेजी हुकूमत थी, वो ये कहती थी कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी मतलब ऐसे सभा एकत्रित करके एक दूसरे को संबोधित करते हुए मिलते हैं तो उन्हें हम बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें उठा करके जेल में बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये रौलट एक्ट था, इसका गांधी जी ने विरोध किया। फिर उसके बाद दूसरा जो कांड स्टार्ट हो गया वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखिए, एक नंबर का तो यही आ जाता है मैपिंग में भरने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था कि पंजाब के अमृतसर में बहुत सारे जो जनता थी, हिंदुस्तानी थी, वह अंग्रेजों के खिलाफ कैसे लड़ा जाए उसका लोग भाषण दे रहे थे। तो ये बात किसी को पता चल गई तो जा करके उस समय का जो जनरल डायर था उसको बता देता है, और जनरल डायर क्या करता है, वहां निहत्थे लोगों पर जा करके गोलियों की बौछार कर देता है और वहां निहत्थे लोगों की मौत हो जाती है। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो था उसको अखबारों में पढ़ने के बाद गांधी जी बिल्कुल तिलमिला उठते हैं, और इसकी वजह से वह एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं, असहयोग आंदोलन की। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों का द्वारा जो कानून बना है उसका पालन नहीं करना है। दूसरा वजह ये था असहयोग आंदोलन की शुरुआत का, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 से लेकर के 1918 तक, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है, तो विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक समस्याएं आती हैं। जैसे विश्व युद्ध होता है तो आर्थिक समस्या आता क्या है कि जैसे विश्व युद्ध होता है तो लोगों के पास पैसे की तंगी आती है, और जब पैसे की तंगी आती है तो जितने भी अंग्रेज थे एक तो लगान ले रहे थे भारतवासियों से। एक फिल्म भी आया था इस पे, हिंदुस्तान में एक फिल्म चलता है लगान, आमिर खान का। ठीक है, तो एक फिल्म आया है इसी पे कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो लगान लोग वसूलते कि एक तो पैसे ही ऑलरेडी इनके पास पैसे नहीं है, ऊपर से इनसे ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, इस वजह से दिक्कत होने लगा। और दूसरी चीज, कीमतों का, जो अंग्रेज थे जो भी सामान मार्केट में बेचते थे उनकी कीमतों का दाम क्या कर दिए? बढ़ा दिए। पहला चीज ये बताइए, विश्व युद्ध हुआ, पैसा है नहीं, और मान लीजिए आलू प्याज खरीदने के लिए पैसा दाम बढ़ जाए अचानक से, तो उसके खिलाफ इन्होंने विरोध शुरू किया। इसके अतिरिक्त फसल खराब हो गई थी इन लोगों की, अब फसल खराब हो गई थी, जैसे विश्व युद्ध हुआ था तो उस दौरान बहुत सारे किसान जो थे उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक महामारी आई थी जिस महामारी का नाम था इन्फ्लुएंजा महामारी आई थी। तो इन्फ्लुएंजा महामारी आने के बाद बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। और जब सहयोग नहीं मिला तो इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत किया, जिस आंदोलन का नाम था क्या? असहयोग आंदोलन। कि हमें हिंदुस्तानियों को, हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, अंग्रेजों का जो भी कानून आप बनाए हैं उस कानून का हम लोग पालन नहीं करेंगे, अब खुद का हम लोग कानून बनाएंगे और खुद के हिसाब से रहना सीखेंगे। क्लियर है? देखिए अगला जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, वो गांधी जी का एक दूसरा आंदोलन है जिसका नाम है सबने अवज्ञा आंदोलन। और सबने अवज्ञा आंदोलन है क्या? तो देखिए सबने अवज्ञा आंदोलन को हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है इसका अंग्रेजी शब्द सिविल डिसओबीडियंस का हिंदी रूपांतरण है। और सबने अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था दांडी मार्च से। ठीक है, 78 सदस्य गांधी जी के। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि कोई भी आंदोलन आए तो पहले आप गांधी जी के बारे में लिख लीजिए। गांधी जी के बारे में लिख लीजिए, गांधी जी कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे, उनका पूरा नाम क्या था, उनके पिता का नाम, उनकी माँ का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके बच्चों का नाम, इतना लिख लीजिए, तब किसी आंदोलन की शुरुआत करिए। ठीक है, और जब इतना लिख लेंगे तो आंदोलन की शुरुआत, सबने अवज्ञा आंदोलन को हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं। और सिविल डिसओबीडियंस की शुरुआत हुआ था दांडी मार्च से, और यह दांडी मार्च शुरू किए थे 78 सदस्यों के साथ। और यह सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह अहमदाबाद से शुरू हुआ था, और यह आंदोलन पैदल 241 मील दूर ये लोग गए थे।
78 सदस्य जो थे पैदल चले थे। कितना मील दूर? तो 241 मील दूर ये गए थे और अहमदाबाद से दूर पर एक स्थित गांव था, उसी गांव पर जिसका नाम दांडी है, उसी गांव पर ये जो लोग थे वो जाकर के ठहरे थे। और आंदोलन की समाप्ति जो थी वह हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह लोग दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक कानून तोड़ते हैं, उसी से ये लोग आंदोलन की समापन करते हैं। तो देखिए आंदोलन की शुरुआत हुआ क्या था, पहले ये जान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आने का कारण क्या था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले कारण थे विनिमय की दर को घटाया जाए। जो भी आप लागू किए हैं, जो भी कर बढ़ाए हैं, उस कर को क्या किया जाए। गांधी जी ने कहा भाई जो भी आपने कर लगाया है, जो भी पैसा आपने बढ़ा, उस पैसे को क्या किया जाए, घटाया जाए, ताकि हिंदुस्तान के जो भी किसान है, गरीब किसान, उन पे रियायत हो सके, उनकी मदद हो सके। लेकिन वो लोग किए नहीं, अंग्रेज लोग किए नहीं। इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। पूर्ण नशाबंदी हो, उस समय क्या होता था, जैसे आप जानते हैं उस समय हर जगह शराब, हर जगह XYZ पान गुटखा खैनी XYZ हर जगह चलता था। तो इससे जो हमारे हिंदुस्तान के नवयुवक थे उससे क्या होता था, दिक्कत आती थी। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से गांधी जी को ये बहुत बुरा लगा और गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से नशाबंदी पे रोक लगाया जाए। जो भी नशा कर रहे हैं उन पे क्या किया जाए, जो अंग्रेजी सरकार उस पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन अंग्रेजी सरकार को पैसा कमाना था, इसी वजह से प्रतिबंध नहीं लगा। ठीक है, अगला नमक कर समाप्त हो। नमक कर समाप्त होने का क्या मतलब था कि जो भी नमक, जैसे हिंदुस्तान में नमक बनाने का परमिशन नहीं था, आपको जो अंग्रेज लोग नमक बनाए हैं उसी नमक को खाना पड़ता था। लेकिन गांधी जी किए क्या, समुद्र के खारे पानी को कलेक्ट करके वह एक नमक बनाए थे। और आप जानते हैं पहले, शायद हमें लगता है कि आज से बहुत साल पहले वो नमक चलता था रोड़ा नमक करके। ठीक है, तो इसे लोग बनाते थे जिसमें आयोडीन की मात्रा की कमी थी। धीरे धीरे उसको मशीनों का निर्माण किया गया, मशीनों में रिफाइंड डाल करके उसको अच्छे से प्योर करके बनाया गया। ठीक है, तो उस नमक को, जिसमें आयोडीन की कमी थी, उस नमक से एक विशेष प्रकार की बीमारी होती थी, घेगा करके। ठीक है, बहुत सारी स्त्रियों या पुरुषों को यहाँ घेगा निकल जाता था, ये बीमारी हो जाती थी। तो गांधी जी ने कहा क्या कि मेरा देश है और हम लोगों को नमक बनाने की परमिशन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, नमक सभी लोग बना सकते हैं। तो नमक कर समाप्त हो, भू राजस्व कम हो, भूमि पे जितने भी राजा हैं उनका जो संचालन करने का तरीका है, वह संचालन करने का तरीका पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो जाए, बंद हो जाए। कपड़ों का आयात कम हो। कपड़ों का आयात कम होने का मतलब क्या है कि जो कपड़ों का आयात निर्यात होता है, ठीक है, जो कपड़ों का आयात निर्यात होता है उसका कम किया जाए। भाई जो भी अंग्रेज सरकार है उनके कपड़ों को आप लोग कम पहनिए। ठीक है, अपने देश की स्वदेशी अपनाइए और स्वदेशी अपनाइए और विदेशियों का क्या करिए, बहिष्कार कीजिए। इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को कई नामों से जाना जाता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में सविनय अवज्ञा आंदोलन न करके कई नाम से आ जाते हैं। जैसे पूछ लेता है दांडी मार्च आंदोलन के बारे में बताइए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक नाम से जानते हैं, दांडी मार्च आंदोलन या दांडी सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जानते हैं, या इसे 24 दिवसीय आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और यह 6 अप्रैल 1930 तक चला था, तो 24 दिन का गैप है ये। इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक और नाम दिया जाता है, 24 दिवसीय आंदोलन। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम है, और ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो या तो दांडी मार्च दिया रहेगा, या तो दांडी सत्याग्रह, या तो 24 दिवसीय आंदोलन दिया रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से। और यह समाप्त कब हुआ? नमक कानून जब ये लोग तोड़े उसी के बाद ये समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पहुंच के? दांडी में। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अहमदाबाद से। और कितना मील दूर गए थे ये लोग? 241 मील दूर गए थे। क्लियर सब? देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी का एक प्रमुख आंदोलन है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 अगस्त 1942 से। 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजी में कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, यह भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का हिंदी रूपांतरण है। और भारत छोड़ो आंदोलन का क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश राज्यों को समाप्त करना था। भारत छोड़ो आंदोलन का पहला लक्ष्य क्या था कि भारत से जो भी ब्रिटिश सरकार है उसकी राज्य को पूरा क्या करना, नस्ता नाबूद कर देना, इसको उखाड़ के फेंक देना। उसी आंदोलन को हमने कहा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में ये आरंभ हुआ था। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था, तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो काकोरी कांड के 17 साल बाद गांधी जी के एक आह्वान पर, गांधी जी के एक बार बुलाने पर संपूर्ण देश 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़
छोड़ गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा था ये दिया कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा था इसको देने वाला था यूसुफ अली। यूसुफ अली ने यह नारा दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये नारा भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो नारा था ये आपके यूसुफ अली ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? इसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अगस्त में स्टार्ट हुआ था, इसी वजह से इसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन कारण क्या था कि लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे? तो पहला था क्रिप्स मिशन की असफलता। और आपको समझ में आया नहीं होगा कि क्रिप्स मिशन क्या था। तो देखिए हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अंग्रेजों ने एक मिशन लागू किया था जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन का इन्होंने जब शुरुआत किया था तो उस मिशन के तहत जितने भी अंग्रेज थे उन लोगों का पहला उद्देश्य था कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन हिंदुस्तानियों की मदद करना। लेकिन ये मिशन तो बनाया गया और मिशन बनाने के बाद हिंदुस्तानियों की मदद नहीं किया गया, उसकी असफलता हुई। इसकी वजह से यह आंदोलन की शुरुआत हुई, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा क्या था? वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और जापानी आक्रमण का भय। जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस दौरान अगर महात्मा गांधी ये सोच रहे थे कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर हम अंग्रेजों को यहाँ से नहीं भगाते हैं तो शायद जापानियों का इस पे आक्रमण हो जाएगा और हमारा देश कई सालों तक और भी क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। इसी डर की वजह से महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के नारे में जुड़े और हिंदुस्तानियों जितने भी हिंदुस्तानी थे वे सभी अंग्रेजों को पूर्णतः बहिष्कार किए कि आप लोग हमारा देश छोड़ करके यहाँ से भाग जाइए। 8 अगस्त 1942 को गांधी की बात न मानना, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक नारा था। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जब 8 अगस्त 1942 को गांधी जी गए थे पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में ये कुछ नियम, कुछ प्रस्ताव रखे थे, लेकिन अंग्रेज जो थे इनके प्रस्ताव को नहीं माने। और जब नहीं माने तो गांधी जी पूर्णतः 8 अगस्त 1942 को कहे कि अगर तुम लोग मेरे कानून यानी हमारी बातों को, हिंदुस्तानियों की बातों को पक्ष में कुछ नहीं कह रहे हो तो आप लोगों को हमारे देश से बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। और यह आंदोलन जब शुरुआत हुआ था तो इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी। तो तकरीबन लगभग 900 लोग इसमें मारे गए थे, जान से मारे गए थे। और इसमें कितने लोग घायल हुए थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? तो 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और पूर्णतः भारत छोड़ो आंदोलन जब लागू हुआ तो धीरे धीरे जितने भी अंग्रेज थे वो भारत छोड़ के चले गए और आपका जो देश था वह 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया। और इस तरीके से हमारा जो देश था वह पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। लेकिन आजादी के कुछ वर्षों के बाद हमें अभी कुछ कानून हमारे खिलाफ थी। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, इस दिन हमारा संविधान बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इन्होंने संविधान बनाया और इस दिन से हम पूर्णतः आजाद हो गए और जैसे मर्जी वैसे हम चाहे तो रह सकते हैं। और यही था हमारा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर? जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है लोकतंत्र से। और लोकतंत्र से क्या आता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में? बोर्ड एग्जाम में लोकतंत्र से आता क्या है? लोकतंत्र के सुधार के क्या अर्थ है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र के सुधार के क्या अर्थ है? और इनके द्वारा उठाए जाने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए या इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं। ये बोर्ड एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है। तो चलिए आज हम लोकतंत्र के बारे में पूरा सॉर्ट आउट कर देते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के उठाए जाने वाले क्या कदम हैं और इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो देखिए लोकतंत्र जो है वह अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से मिलकर के ये बना है। और लोकतंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हो। एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार हो और समान अधिकार हो, उठने का, बैठने का, पढ़ने का। जिस शासन प्रणाली में समान अधिकार सभी लोगों को दिया जाए, समान अधिकार सभी जनता को दिया जाए, उस शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र कहते हैं। और लोकतंत्र को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे बहुमत का साधन कहा जाता है। लोकतंत्र को कहा जाता है बहुमत का साधन। और लोकतंत्र आप जानते हैं अब्राहम लिंकन ने शायद कहा भी था कि जनता के द्वारा जनता के लिए दिया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र शासन प्रणाली कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन का एक बहुत फेमस कोटेशन है। जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र शासन प्रणाली कहलाता है। और लोकतंत्र शासन प्रणाली को हम कैसे सुधार सकते हैं? तो देखिए लोकतंत्र, सभी लोकतंत्र शासन प्रणाली में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को दूर करके हम लोकतंत्र शासन प्रणाली को क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। और जितने भी समाज में लोकतंत्र बनता है, चाहे प्रजातंत्र हो, राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, सबकी कुछ न कुछ कमियां होती हैं।
क्योंकि आप जानते हैं इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। तो इस वजह से सबकी अंदर कुछ न कुछ खामियां होती हैं। उन खामियों को, उन कमियों को दूर करके हम लोकतंत्र प्रणाली को सही तरीके से चला सकते हैं। और लोकतंत्र के द्वारा उठाए जाने वाले कौन कौन से कदम हैं, ठीक है। तो पहला चीज, लोकतंत्र में अगर व्यवस्था हो तो लोकतंत्र में नोटा का विकल्प होना चाहिए। नोटा क्या होता है? नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे आप वोटिंग करने जाते हैं, अगर आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आता है और किसी को वोट डालने जाते हैं तो ऑप्शन जो भी, जैसे मान लीजिए 5-6 प्रतिनिधि उठे हैं, तो जो ईवीएम मशीन पर बटन होते हैं उन बटन पे एक दूसरा बटन होना चाहिए नोटा का, नन ऑफ द एबव। अगर आपको उन नेताओं में से, जो भी नेता उठे हैं उन नेताओं में से कोई नेता अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? नन ऑफ द एबव, मतलब ऊपर रोक्त में से कोई नहीं। हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, उसका एक बटन होना चाहिए। कौन सा बटन होना चाहिए? नोटा का विकल्प होना चाहिए कि अगर आपकी नजर में कोई नेता नहीं अच्छा है तो उस नेता को आप वोट न दें, ठीक है। ये पहला चीज होना चाहिए। अगला, ईवीएम द्वारा मतदान होना चाहिए। लोकतंत्र प्रणाली को सही बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदम क्या होना चाहिए? ईवीएम मशीन द्वारा क्या हो? वोटिंग पड़े। जैसे मान लीजिए पर्ची द्वारा वोट पड़ता है तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, मुहर लगा करके फाल्स पर्ची डाल करके क्या करते हैं? वोट डाल देते हैं। इससे क्या होता है? इससे धांधली होता है, ठीक है। और इससे जिसको नहीं जीतना चाहिए वो भी जीत जाता है। तो ईवीएम मशीन द्वारा अगर मतदान होगा तो ईवीएम मशीन में जिसके बटन दबेंगे, जिसके चुनाव चिन्ह के आगे जो बटन दबेगा और जिसका बटन ज्यादा बार दबा रहेगा उसी को क्या किया जाएगा? विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगला, अनिवार्य मतदान। ये तो आप जानते हैं हिंदुस्तान में या किसी भी राज्य में, किसी भी देश में ये प्रणाली है भाई, वोट देना मस्ट है। वोट देने जाइए, वोट अपना व्यर्थ मत करिए। हो सकता है कि आप ही के वोट से कोई जीते और एक ही 2 वोट से हार जीत होता है, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि आप ही के वोट से विजयी हो जाए, तो आप वोट देने जरूर जाएं। अगर जो नेता नहीं पसंद है उसको वोट मत दीजिए, लेकिन वोट जरूर दें, ठीक है। नहीं कोई पसंद है तो नोटा वाला बटन दबा के आए, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। इससे पता चलेगा कि हाँ कितने लोग जो है राज्य के, कितने या देश के कितने लोग नेताओं को नहीं पसंद करते अगर नोटा वाला बटन ज्यादा दबता है तो वोट जो देने की प्रणाली है वो अनिवार्य हो जानी चाहिए। अगला, चुने हुए प्रतिनिधि को हटाने की व्यवस्था हो। अगर आपने कोई प्रतिनिधि चुन लिया, कोई नेता चुन लिया और वह नेता बेईमानी कर रहा है, बेईमानी पे बेईमानी कर रहा है, तो उसे हटाने की भी क्या होना चाहिए? संविधान में नियम बनाए जाने चाहिए कि भाई इतना दुष्टता वो कर रहा है तो उसे हटा दिया जाए, उसे बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप ग्राम प्रधान को चुनते हैं तो ग्राम प्रधान को चुनने के बाद उसे हटाने की भी प्रणाली है। ग्राम प्रधान को जो सदस्य लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपके गांव में 14-15 वार्ड है तो 14-15 सदस्य चुने जाएंगे। तो अगर उनमें से आधे से ज्यादा सदस्य अगर प्रधान के खिलाफ है, वो कार्रवाई करते हैं तो प्रधान पे एक्शन बैठेगा, जांच पड़ताल होगी, प्रधान गलत पाए जाते हैं तो उन्हीं सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या किया जाएगा? फिर से पुनः प्रधान पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। तो चुने हुए प्रधानों को या चुने हुए प्रतिनिधि को, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, उसे हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए लोकतंत्र प्रणाली में। अगला, मतगणना की सही विधि का विकास हो। भाई जो मतगणना होता है, जो जनगणना होता है, जो भी मत आप देते हैं उसकी गणना जब होती है, जो काउंटिंग होता है वो काउंटिंग सही तरीके से हो। सही तरीके से होने का मतलब देखिएगा जब मतगणना होता है तो बहुत सारे ऐसे, चूंकि ऐसे छोटे टाइप के लोग होते हैं, वो मतगणना करते समय जैसे पैसा ले लेते हैं, पैसा लेने के बाद क्या करते हैं लोग? उसका वोट उसमें ऐसे घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? धांधली हो जाता है और जिसको नहीं जीतना चाहिए वो भी जीत जाता है। तो मतगणना के सही विकास होने चाहिए। जो भी मतगणना करने वाला हो, जो भी मशीन हो, वो पूर्णतः सही हो, अच्छा हो। अगला, स्त्रियों एवं निर्बलों के लिए आरक्षण। आप जानते हैं आरक्षण की व्यवस्था भी आता है। जैसे वोटिंग होता है ना, तो वोटिंग के दौरान आरक्षण की व्यवस्था आता है। आरक्षण की व्यवस्था की हो सकता है कि जैसे मान लीजिए निम्न जाति के लोग ही केवल उठेंगे उस दौरान, तो ऐसे आरक्षण की व्यवस्था हो स्त्रियों के लिए भी और गरीबों के लिए भी। अगला, लोकतंत्र के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं। अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अगर आप लोकतंत्र प्रणाली में किसी नेता को चुनते हैं तो इस दौरान आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे जातिवाद। आप देखे हैं कि लोग जातिवाद के नाम पर क्या करते हैं? एक दूसरे को वोट करते हैं जाति के नाम पे। जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और जैसे मान लीजिए एक और आदमी है, तो ऐसे क्या होता है लोकतंत्र प्रणाली में जब आप जाएंगे तो लोग जाति के नाम पर वोट करते हैं। भाई वो अपने जाति का है, चलो कुछ नहीं तो जाति के नाम पे ही वोट मार दो। तो ये पहली चुनौती है कि जातिवाद के नाम पर ये जो चुनौतियां होती है इसको खत्म कर दिया जाए। जो जाति सिस्टम प्रणाली के नाम पे लोग वोट देते हैं उसको क्या किया जाए? पूर्णतः बैन कर दिया जाए, पूर्णतः बंद कर दिया जाए, ये सिस्टम को हटा जाए। गरीबी। लोग क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठ जाते हैं लेकिन लायक नहीं रहते हैं।
अब गरीब है तो लोग दया करके क्या करते हैं, उसको जिता देते हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे बीडीसी में सदस्य में लोग उठते हैं तो होता क्या है कि जितने भी गरीब घराने के लोग होते हैं उनको लोग ये मानते हैं भाई गरीब आदमी है, चलो इसका कल्याण हो जाएगा, इसको जिता देते हैं, पैसा वैसा मिलेगा, अपना घर द्वार बन जाएगा। तो ये चुनौती है, गरीबी के नाम पर भी वोट नहीं देना चाहिए। अगर वो लायक है तो वोट दीजिए, लायक नहीं है वोट मत दीजिए। हिंसा के नाम पर, हिंसा भी होता है, जैसे आप लोकतंत्र प्रणाली में जाएंगे तो हिंसा होता है, मारकाट होता है। आप देखे हैं कि वोट लेने के लिए इंसान क्या करता है, एक दूसरे को मारने लगता है, पैसा दे करके अपने पक्ष में कर लेता है, ये भी होता है। अशिक्षा, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। अशिक्षा क्या है, अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तो कैसे वह चुन पाएगा कि कौन सा नेता अच्छा है। आजकल लोग मुर्गा और दारू पे बिक जाते हैं, जाहिर सी बात है, मुर्गा और दारू और 1000 के नोट पे अपना वोट बेच देते हैं, होता है और आप देखते भी हैं ऐसा होता है। तो ये सब अशिक्षा का अभाव है। अगर आप पढ़े लिखे लोग रहेंगे, शिक्षित रहेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस तरीके से कौन से नेता को हमें चुनना चाहिए, कौन सा नेता हमारे लिए लायक है। अगला, जनसंख्या वृद्धि। भाई लोकतंत्र के समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है, जनसंख्या में वृद्धि दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। आप जानते हैं जब जनगणना होगा तो आई थिंक मुझे लगता है कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले पोजीशन पे आएगा। पहले चीन था, अब हमें लगता है कि अब हिंदुस्तान आएगा। अगला, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताएं। लोकतंत्र के समझ, समाज में बहुत सारी भेदभाव हैं। समाज में भेदभाव जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, वर्ण के नाम पर भेदभाव चलती है। आर्थिक विषमताएं भी चलती हैं। आर्थिक विशेषताएं, पैसे से मतलब है, ठीक है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई निम्न जाति का है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऐसी भिन्नताएं हैं और इन भिन्नताओं को पूर्णतः क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, तब लोकतंत्र की प्रणाली को हम सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चला सकते हैं। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट मेरे। अगला जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है सिविक्स से, वो क्या आता है कि संघवाद क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट में ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको थोड़ा सा देखिए। कह रहा है कि संघवाद किसे कहते हैं, संघीय व्यवस्था क्या होती है और इसकी क्या विशेषताएं और इसके क्या लक्षण है, ये क्वेश्चन है। तो इसको जरा सा समझिए, संघवाद क्या है, क्योंकि देखिए टेढ़ा है, थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है, इस वजह से इसको समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कहानी टाइप का, इसमें फैक्ट आपको जानना है। देखिए संघवाद क्या है, संघवाद शब्द अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संघवाद अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है और संघवाद जो है एक राजनीतिक प्रणाली है। संघवाद क्या है, एक राजनीतिक प्रणाली है। केंद्र, राज्य, प्रांत और राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ावा संघवाद के द्वारा मिलता है। जो भी केंद्र सरकार होती है, जो भी राज्य सरकार होती है, जो भी प्रांत होते हैं, जो भी राज्य होते हैं, उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। किसकी मदद से, संघवाद की मदद से। और संघवाद की मदद से ही एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है, संघवाद की मदद से एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। और इसमें माना कि भाई 28 राज्य होते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो किसी देश में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हो तो वहाँ संघवादी प्रवृत्ति होती है। अगर आपसे पूछें कि संघवाद किसे कहते हैं, तो किसी भी देश में 2 या 2 से अधिक सरकार की व्यवस्था चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संघवाद कहते हैं। और संघवाद को द्वैध सरकार भी कहते हैं, जैसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है, द्वैध सरकार के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी, अगर आपसे आ जाए कि संघवाद क्या है, तो संघवाद किसे कहते हैं, किसी भी देश में 2 या 2 से अधिक शासन प्रणाली व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। संघवाद को द्वैध सरकार के नाम से जाना जाता है। यह एक राजनीतिक प्रणाली है, इसमें केंद्र, राज्य, प्रांत, राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ावा मिलता है और संघवाद के माध्यम से आदर्श राष्ट्र का निर्माण होता है। संघवाद शब्द जो है अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ये था संघवाद के बारे में। अब जरा सा जानते हैं संघीय व्यवस्था क्या है। तो संघीय व्यवस्था जो हिंदुस्तान में लिया गया, यह हिंदुस्तान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, कनाडा से। संघीय व्यवस्था हमारा जो है कनाडा से लिया गया है। और संघीय व्यवस्था क्या है उसे जानते हैं, सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय सरकार के पास हो, उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए संघीय व्यवस्था क्या है, सरकार का वह स्वरूप जिसमें कुछ हक राज्य सरकार को हो, कुछ हक केंद्र सरकार को हो, कुछ हक क्षेत्रीय सरकार के पास हो, ऐसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, संघीय व्यवस्था प्रणाली कहते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं सत्ता की शक्तियों का बंटवारा संघीय व्यवस्था कहलाता है। जो सत्ता चल रहा है उसकी शक्तियों का अलग अलग बंटवारा, जैसे मान लीजिए थल सेना की शक्ति का अलग बंटवारा, जल सेना की शक्ति का अलग बंटवारा, अलग अलग इलाके में अलग अलग लोगों का बंटवारा होना संघीय व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, फिर से समझिए संघीय व्यवस्था क्या है कि केंद्र सरकार,
राज्य सरकार, क्षेत्र सरकार का अलग अलग शक्तियों का विभाजन हो उसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं, या सत्ता की शक्तियों का बंटवारा संघीय व्यवस्था कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं केंद्र सरकार की शक्तियों का विभाजन हो। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की अपनी अलग अलग शक्तियों का विभाजन हो, किसको कौन सी नौकरी निकालना है, आर्मी में कितना नौकरी निकालना है, ठीक है, चाहे आईटीआई वालों को कितना नौकरी देना है, कितनी नौकरी 100 सीट देना है कि 200 सीट देना है, तो सबकी अलग अलग शक्तियों का बंटवारा हो। लिखित व कठोर संविधान बनाया जाए। हर जो है भाई हर सरकार में एक लिखित और कठोर संविधान बनाए जाए, ताकि लिखित बनाया जाए। और कठोर बनाने से तात्पर्य है कि सारे गाइडलाइंस फॉलो की जाए, तभी आपको जॉब मिलेगा। ऐसी सिस्टम हो। स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय हो, सभी सरकार में स्वतंत्र न्यायालय हो। भाई हर कोई आदमी स्वतंत्र रूप से जा सकता है और अपने न्याय की गुहार लगा सकता है। अगला, द्विसदनी व्यवस्थापिका हो, 2 सदन की व्यवस्थापिका हो, कहने का मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका हो। अगर एक से आपको न्याय नहीं मिलता तो दूसरे से आप न्याय की गुहार लगा सकें, ऐसी व्यवस्थापिका हो। और इसके कुछ लक्षण है संघीय व्यवस्था के। कौन कौन से लक्षण है? संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, स्वतंत्र एवं उच्चतम न्यायालय होनी चाहिए और दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। ये संघीय व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं और इसके कुछ विशेषताएं हैं। ये संघीय व्यवस्था है और ये संघवाद है। ठीक है, थोड़े से उदास लग रहे हैं आप? अच्छा, एक जोक सुन लीजिए। एक जोक सुनते हैं। एक चूहा था तो बिल्ली को पसंद करने लगा। चूहा था, बिल्ली को पसंद करने लगा। तो इसका जोक क्या था? चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी और दोनों मिलने लगे चोरी चोरी। चूहा बोला आओ खेले आंख में चोली। चूहा बोला आओ खेले आंख में चोली। बिल्ली चूहे को खाकर बोली जानो आई हेट लव स्टोरी। देखिए, वैश्वीकरण क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन कैसे आता है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा और वैश्वीकरण की क्या क्या कारक है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो वैश्वीकरण जो है इसे अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी वैश्वीकरण का अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन होता है। और वैश्वीकरण का आरंभ कब हुआ था? सन 1991 में। 1991 में वैश्वीकरण का आरंभ हुआ। वैश्वीकरण कहते किसे हैं? हमारी एक देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण विश्व लेवल पर जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, उस जोड़ने की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण के कुछ प्रकार हैं, जैसे आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और प्रौद्योगिक रूप से हम वैश्वीकरण करते हैं। वैश्वीकरण के कुछ अदर नेम है। अदर नेम क्या है इसका? जैसे वैश्वीकरण कभी कभी ऐसे आ जाता है, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, हम तो भूमंडलीकरण पढ़वे नहीं किए हैं। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का ही मतलब होता है वैश्वीकरण, या विश्वव्यापीकरण के नाम से आ जाता है। तो विश्वव्यापीकरण के नाम को ही कहते हैं वैश्वीकरण। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भूमंडलीकरण किसे है, तो आप तुरंत समझिएगा कि भूमंडलीकरण और विश्वव्यापीकरण का मतलब होता है वैश्वीकरण से। और वैश्वीकरण किसे कहते हैं? जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए तो उस प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ। वैश्वीकरण जो है अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण शब्द होता है। और वैश्वीकरण के जनक थियोडोर लेविड थे। वैश्वीकरण के जनक कौन थे? थियोडोर लेविड थे। और वैश्वीकरण का प्रयोग हुआ क्यों था? लोगों की आमदनी, रोजगार और शिक्षा में विकास के लिए वैश्वीकरण का प्रयोग हुआ था। अगर आपसे पूछे कि वैश्वीकरण का प्रयोग क्यों हुआ था, तो वैश्वीकरण का प्रयोग लोगों की आमदनी में विकास, रोजगार में विकास और शिक्षा में विकास के लिए वैश्वीकरण का प्रयोग हुआ था। वैश्वीकरण का कृषि पे क्या प्रभाव हुआ था? आप जानते हैं हिंदुस्तान जो है एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। और हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश माना जाता है, इसमें चावल, कपास, चाय, काफी, जूट, मसाला इत्यादि उगाया जाता है। तो यूएसए और कनाडा में सब्सिडी मिलता है किसानों को। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और कनाडा में फसलों को उगाने के लिए सब्सिडी मिलता है। अगर फसल नुकसान हो जाते हैं तो सब्सिडी मिलता है। फिलहाल अपने वहां भी लागू है। आप देखते हैं कि
खेतों के लिए वो कागज बन रहे थे कुछ वर्ष पहले, और पैसा सब्सिडी मिल रहा था, खेतों पे मिल रहा था ना। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में पहले सब्सिडी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी वह पूर्ण रूप से मतलब ये अपनी कृषि दूसरों पे निर्भर रहती थी। इसी वजह से यहाँ पे कृषि अच्छे सुचारू रूप से नहीं हो पाते थे। विकसित देशों की कृषि उत्पाद भारत के बाजारों पर आने लगे। जो भी विकसित देश थे वो अच्छे जब कृषि करने लगे तो भारत देश के बाजार पर जब आने लगे तो भारत देश की जो कृषि थी वो धीरे धीरे डाउन होने लगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तो भारत के कृषि पे बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। अगला, वैश्वीकरण के क्या क्या कारक हैं? तो वैश्वीकरण के कारक क्या? अत्यधिक परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था माने यातायात के जो भी सुचारू रूप आवागमन के जो साधन है उसका व्यवस्था क्या हो गया? ज्यादा हो गया। आप देखते हैं हर घर में पहले जो साइकिल नहीं हुआ करते थे, अब हर घर में मोटरसाइकिल की व्यवस्था हो गया है। तो यातायात की व्यवस्था ज्यादा होने से इंसान के वैश्वीकरण को ज्यादा प्रभावित हुआ है। राजनीति का विकास हुआ है। पहले गिने चुने लोग राजनीति में आते थे, आज तो घुरहु कतवारू कोई भी आ जाता है राजनीति में, ठीक है। तो राजनीति की व्यवस्था में भी आ गए। उसके बाद आर्थिक संसाधनों का आदान प्रदान होने लगा। जो आर्थिक संसाधन होते हैं उसका लोग आदान और प्रदान करने लगे, जिसकी वजह से वैश्वीकरण को प्रभावित हुआ। व्यापार होने लगा विश्व स्तर पे, जैसे अपने देश की सामानों को उगाना और इसे विश्व व्यापक लेवल पे दूसरे देश को ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे देश को भेजना, ये भी वैश्वीकरण का कारण बना। अगला, लोगों का पलायन होने लगा। लोगों का पलायन होने का मतलब जैसे एक देश से इंसान उस देश में उसकी अगर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो वह दूसरे देश में पलायन कर जाता है, इससे भी वैश्वीकरण को प्रभावित हुआ। अगला, रोजगार के अवसर देना। जैसे दूसरे देश में गया तो उसे रोजगार मिल गया। जैसे मान लीजिए अगर चाइना में है तो चाइना में रोजगार नहीं मिला, हिंदुस्तान में चला गया, हिंदुस्तान में रोजगार मिल गया, तो ये भी वैश्वीकरण को प्रभावित किया। ये जो है वैश्वीकरण। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो भूगोल से पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है मिट्टी से। और भूगोल का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछता क्या है कि भारत में मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, उनका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो मिट्टी के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, उन मिट्टियों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस मिट्टी में कौन सी फसल उगाया जाता है, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। देखिए मिट्टी है क्या? मिट्टी जो है अंग्रेजी भाषा के सॉइल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और मिट्टी कहते किसे हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह की उथली परतों को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। यानी पृथ्वी धरती की जो ऊपरी सतह है, इस ऊपरी सतह को हम मिट्टी कहते हैं। और इसका निर्माण जो होता है ठीक नीचे चट्टानों के विघटन से और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप से मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी के कई प्रकार हैं, तो कई प्रकारों में हमने आपको बताया मिट्टी, पहला मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और रेतीली मिट्टी। ये मिट्टी के प्रकार हैं। तो जरा सा इन मिट्टियों के बारे में जान लीजिए कि कौन सी मिट्टी क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी कैसे लाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाया जाता है या उत्तर के मैदानों में पाया जाता है। और कहाँ कहाँ से? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों से यह मिट्टी जो है बह करके आता है। और इस मिट्टी में क्या उगाया जाता है? इस मिट्टी में गेहूं, आलू और धान की फसल ज्यादा उगाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। अगला काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कपासी या रेगुर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। तो काली मिट्टी क्या होता है? काली मिट्टी में जो है नमी आपकी ज्यादा पाई जाती है, ज्यादा वो नम रहता है, मतलब ज्यादा दिनों तक वो सूखता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सूखेगा तो बहुत ज्यादा कठोर भी होता है। तो काली मिट्टी में ज्यादा नमी पाई जाता है। काली मिट्टी में आपका कपास उगाया जाता है। और काली मिट्टी आपका गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऐसे इलाकों में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मसूर, चना और धान की फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है। अगला जो है हमारा ये आपका लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी क्या होता है? लाल मिट्टी जो है चट्टानों की कटी हुई मिट्टी को लाल मिट्टी कहते हैं। जो चट्टान होते हैं, चट्टानों का जो कटा हुआ चीज होता है, कटा हुआ अंश होता है, और वो कटे हुए अंश जो है वो लाल मिट्टी कहलाते हैं। और लाल मिट्टी दक्षिण भारत में पाया जाता है। और किन जगहों पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी में एक फसल होता है धान, लेकिन धान वहां पर कम होता है, ठीक है। धान की फसल होती है लाल मिट्टी में, लेकिन लाल मिट्टी में क्या होता है? धान की फसल कम। आप देखिएगा जो जिसका खेत भट्टा के किनारे होगा, भट्टा के साइड किनारे होगा, लाल मिट्टी को एक और साइड नाम से जाना जाता है, पीली मिट्टी कहा जाता है। तो भट्टा के किनारे जो खेत होते हैं उन खेतों में धान की फसल जब बोया जाता है तो धान की फसल कम होता है,
पैदावार जो होती है उसकी कम होती है काली मिट्टी की अपेक्षा। अब काली मिट्टी में आप जो अपना खेत में फसल बोते हैं उसमें धान की पैदावार ज्यादा होती है, लेकिन भट्टा के किनारे वाले खेतों में काली मिट्टी क्या होती है, उसमें लाल मिट्टी में धान कम होते हैं। अगला क्या है, लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है आपकी, तो लैटेराइट मिट्टी पश्चिम बंगाल से असम तक ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी में क्या क्या उगाया जाता है, इसमें चाय, काफी, ठीक है। आप उसमें शायद पढ़े थे टी फ्रॉम असम वाले में, टी फ्रॉम असम वाले का एक लेसन था लोकेश एब्रॉल जी का, तो उसमें आपको बताया गया था कि उसमें चाय और काफी और मसाला उगाया जाता है। और इसी मिट्टी में लैटेराइट मिट्टी में ही काजू ज्यादा पाया जाता है, काजू ज्यादा होता है, ठीक है। काजू अगर खाते होंगे तो काजू खाते तो ये जानिए किस मिट्टी में होता है, तो काजू जो है आपका लैटेराइट मिट्टी में ज्यादा होता है, ठीक है। अगला पर्वतीय मिट्टी क्या है, पर्वतीय मिट्टी जो है इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है पर्वत, तो पर्वत में क्या पाए जाते हैं, कंकड़ और पत्थर इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और पर्वतीय मिट्टी में ज्यादा क्या पाया जाता है, तो पर्वतीय मिट्टी में ज्यादा गरम मसाला उगाया जाता है। जो गरम मसाला खाते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मसाले होते हैं ना, तो मसाले जीरा, लौंग, ये जो भी है मसालों का प्रकार, तो ज्यादातर किस मिट्टी में उगता है, तो ये पर्वतीय मिट्टी में उगता है। और पर्वतीय मिट्टी में एक खेती होती है जिस खेती को हम कहते हैं झूम की खेती, और झूम की खेती ज्यादातर कहाँ होता है, तो नागालैंड में झूम की खेती ज्यादा होती है, ठीक है। अगला है रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी क्या होता है, रेतीली मिट्टी आपका थार प्रदेश, रेगिस्तान के थार प्रदेशों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और रेतीली मिट्टी में क्या उगाया जाता है, कौन सी फसल, तो रेतीली मिट्टी में ज्वार, तिलहन और बाजरा आपका उगाया जाता है, ठीक है। ये था शांत हो जाए। अगला जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में आता है कृषि से, आता क्या है कि कृषि पर प्रकाश डालिए, ठीक है, कृषि पे प्रकाश डालिए का ये आता है। और ये कैसे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कृषि के बारे में। तो आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत जो क्या है एक कृषि प्रधान देश है, और ज्यादातर हिंदुस्तान के लोग कृषि पे निर्भर रहते हैं। लगभग हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर रहती है। और कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। कृषि जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और एग्रीकल्चर शब्द जो है लैटिन भाषा से लेकर के बना, लैटिन भाषा के दो शब्दों से लेकर के बना, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है खेती करना, यानी भूमि पे खेती करने की प्रणाली को हम कृषि कहते हैं। बात समझ में आया। अब कृषि की कुछ समस्याएं भी हैं। कौन कौन सी समस्याएं हैं, ज्ञान की कमी, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है कैसे खेती किया जाए तो ये कृषि में समस्या क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। अगला जलवायु की भी समस्याएं हैं, जैसे हिंदुस्तान में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सर्द गर्म मौसम ये सब आता रहता है, तो हर मौसम में आप हर प्रकार की फसल तो उगा नहीं सकते, ये भी समस्या है। अगला रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी जो भूमि वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, बंजर बन रही है, तो भूमि बंजर हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें फसलों को उगाने में दिक्कतें आ रही हैं। सिंचाई की भी समस्या है, कुछ जगह खेत ऐसे हैं जहाँ पर पानी को खेतों में पहुंचाने के लिए व्यवस्था ही नहीं है। जैसे कुछ जगह नहर है तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है सिंचाई करने के लिए, ठीक है। हैंडपंप नहीं है, ठीक है, हैंडपंप नहीं है या टूल पंप नहीं है, तो जो भी है जनरेटर क्या दमकल्ला नहीं है, तो ऐसे सिस्टम नहीं है, इस वजह से सिंचाई की समस्याओं में प्रॉब्लम आती है। अगला उपकरणों की कमी है। उपकरणों की कमी क्या है, जैसे मान लीजिए कृषि अगर कर रहे हैं तो आपके पास उपकरणों की जैसे ट्रैक्टर की कमी है, खाद की कमी है, नए नए मशीनों का कमी है, जिसकी वजह से कृषि आप सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। और कृषि की जो फसलें 3 प्रकार की होती हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में बनेगा ही बनेगा कि खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है, जायद की फसल क्या है, इसलिए हमने इसको ले लिया। देखिए जो खरीफ की फसल होता है वो कब से कब तक होता है, तो खरीफ की फसल जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक बोया जाता है। और खरीफ की फसल में क्या क्या आता है, चावल, कपास, मक्का, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है। और रबी की फसल तो आप याद कर सकते हैं क्योंकि सूर्य का ये पर्यायवाची है, सूर्य का क्या है, पर्यायवाची है रबी। और आप एक बात दिमाग में गुजार लीजिए कि जो सूर्य के समय फसल बोई जाएगी वो रबी की फसल होगी। जिस समय सूर्य का तापमान ज्यादा होगा, जैसे सूर्य का तापमान इस समय ज्यादा, गेहूं बोया जाता है, जौ बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, तो ये कौन से समय में होता है, ये रबी की फसल में होता है, ठीक है। अगला जायद। जायद क्या होता है, तो जायद आप अंदाजा लगा दीजिए, ये जो इलाका है यहाँ से थोड़ा सा गर्मी भी स्टार्ट होता है और गर्मी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा बारिश भी आता है, इस वाले मौसम को हम जायद की फसल कहते हैं। और यह कब से कब तक चलता है, मार्च से लेकर के जून तक चलता है। और मार्च जून में इंसान देखते हैं तब तो गर्म मौसम में इंसान क्या करता है, ककड़ी होता है, तरबूज होता है, खरबूज होता है, ऐसे फसलों को खाता है। तो ऐसे फसल कब उगते हैं, तो जायद की फसल में उगते हैं, ठीक है। ये आप जरूर पढ़िएगा इसको, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल, इससे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
अगला, कृषि में सुधार की कुछ उपाय क्या हैं? तो कृषि में सुधार की उपाय जैसे सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। अगर कृषि कर रहे हैं तो सिंचाई की अगर सुविधा नहीं है, जैसे पानी की सुविधा नहीं है, तो कृषि आपका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए कृषि करने के लिए हमें सिंचाई की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए, तब हमारा कृषि अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगला, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग होना चाहिए। भाई अच्छे अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करेंगे, भाई अच्छे अच्छे गेहूं का आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो फसल ज्यादा होगा। तो इस वजह से उन्नत किस्म के बीजों का भी प्रयोग होना चाहिए। अगला जो है जनसंख्या के दबाव को कम करना। अगर जनसंख्या कम रहेगा तभी तो कृषि होगा, नहीं तो आज के समय में आप देख रहे हैं जनसंख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंसान खेतों में जाकर के घर बना रहा है, तो कृषि होगा कहाँ? तो जनसंख्या को कम किया जाए तब कृषि सुचारू रूप से हो पाएगा। अगला, बेहतर प्रौद्योगिकी हो। बेहतर प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कृषि करने के लिए बेहतर उपकरण हो। उपकरण समझ रहे हैं? बेहतर ट्रैक्टर का प्रयोग हो, बेहतर जो भी है आपका मशीन, जिस मशीन से आप कृषि करते हैं उन सभी मशीनों का बेहतर से बेहतर मशीनों का प्रयोग हो। अगला, बेहतर प्रबंधन हो। प्रबंधन मतलब बेहतर मैनेजमेंट हो। मैनेजमेंट का तात्पर्य कि आपको ढंग आना चाहिए कि कौन सी फसल को हम बोए अपने खेत में तो वह अच्छे रूप से होगा और कितना पानी चलाने के बाद वह फसल पर्याप्त रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये था कृषि और कृषि की जो फसल थी ये, और कृषि के सुधार के उपाय। ठीक है, क्लियर है कृषि वाले। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है बोर्ड एग्जाम में भूगोल से, वो आता है चावल उत्पादन के क्षेत्र में भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। यानी चावल उत्पादन के क्षेत्र में भौगोलिक दशाओं का क्या वर्णन है, क्या पैटर्न है, तो जरा ये इससे जान लेते हैं कि देखिए चावल जो है अंग्रेजी शब्द राइस का हिंदी रूपांतरण है और यह भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। भारत के अधिकांश लोग चावल पे ही डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और चीन के बाद जो है भारत का चावल उगाने के दृष्टिकोण में दूसरा स्थान है। यानी सबसे ज्यादा अगर चावल उगाया जाता है तो कहाँ? चाइना में, और उसके बाद हिंदुस्तान। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाइना में, और दूसरे स्थान पे कौन है? हिंदुस्तान। ठीक है, और यह खरीफ की फसल मानी जाती है। चावल जो है 25 डिग्री सेल्सियस में और इसकी आर्द्रता 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी कुछ भौगोलिक दशाएं हैं वो जरा सा जान लीजिए कि चावल उगाते समय तापमान कितना होना चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, चावल उगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और चावल उगाने वाला कुछ उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो देखिए चावल उगाने के लिए जो तापमान होना चाहिए, तो चावल उगाने के लिए उष्ण कटिबंधीय तापमान होना चाहिए। मानसूनी जलवायु होने का एक बहुत ज्यादा किरदार है, क्योंकि यह जो चावल है यह मानसूनी जलवायु का एक पौधा होता है। ठीक है, और चावल को बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और इसका पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। यानी बोते समय 20 डिग्री और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा जो है कब तक होना चाहिए? वर्षा 150 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं बारिश के मौसम में आप चावल बोते हैं ना, भाई आप धान की फसल बोते हैं तो उस समय बारिश कैसा होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगभग एक खेतों में 75 दिनों तक पानी होना चाहिए, ये माना गया है। ठीक है, ये मान्यता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं है। हमको तो लगता है 4 दिन बाद ही, इतना भयानक धूप रहेगा तो 4 दिन बाद ही सूख जाता है और पानी लोग चलाते रहते हैं। ठीक है, तो 75 दिनों तक ये मतलब खेतों में पानी होना चाहिए। अगला, चावल उगाने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? तो चावल उगाने के लिए चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी होनी चाहिए। ऐसी ही मिट्टी में चावल ज्यादा उगता है। और चावल सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में होता है? तो चावल जो है आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में और पंजाब में, ऐसे जगहों पर चावल बहुत ज्यादा क्या किया जाता है? उगाया जाता है। ये था चावल उत्पादक भौगोलिक दशा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आता है बोर्ड एग्जाम में भूगोल से, और ये लास्ट क्वेश्चन है भूगोल का। इसके बाद अर्थशास्त्र का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए भूगोल से जो क्वेश्चन आते हैं वो गेहूं से आते हैं। गेहूं का क्या है? गेहूं उत्पादन हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी गेहूं की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा, किस भौगोलिक दशा में गेहूं सबसे ज्यादा होता है? तो आप जानते हैं गेहूं जो है, गेहूं जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के व्हीट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और भारत के जो अधिकांश लोग हैं ये गेहूं की, भारत में गेहूं जो है मुख्य फसल मानी जाती है। और लगभग हिंदुस्तान में 97% क्षेत्र जो है गेहूं से सिंचा हुआ है। और इसके अतिरिक्त ये माना जाता है कि इसकी जो भौगोलिक दशा है गेहूं उगाने के लिए, इसका जो तापमान है यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक छोटा सा पौधा माना जाता है गेहूं, और यह ठंडी जलवायु में ज्यादा होता है। गेहूं को जो है उगते समय, गेहूं को बोते समय उस समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और गेहूं पकते समय 20 डिग्री जो है सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और बारिश, तो गेहूं को बारिश की आवश्यकता नहीं होती। आप जानते हैं गेहूं में ज्यादा पानी आने लगेगा तो सड़ने लगेगा। ठीक है, सड़ जाएगा, इसलिए गेहूं को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पानी की आवश्यकता 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास की पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त आई थिंक मुझे लगता है 2 या 3 बार पानी चला दीजिए तो शायद गेहूं की फसल पूरा हो ही जाता है। यानी 3 बार लगभग पानी चला दीजिए तो गेहूं की फसल हो जाती है। तो इस विधि से हम कह सकते हैं कि गेहूं की पानी की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है।
गेहूं को बोते समय कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो बलुई, दोमट और समतल भूमि की आवश्यकता होती है। बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में और समतल मैदान होना चाहिए, ठीक है, पूरा एकदम समतल होना चाहिए। उसी जगहों पर वह गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। श्रमिक भी होना चाहिए, मजदूर भी होना चाहिए गेहूं उगाने के लिए। भाई मजदूर नहीं रहेंगे तो गेहूं उगेगा कैसे? किसानों का होना जरूरी है। अगला, गेहूं सबसे ज्यादा होता कहाँ है? तो गेहूं जो है आपका उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ऐसे इलाकों में क्या होता है? गेहूं सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए अगला जो इकोनॉमिक्स से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से आता है कि उपभोक्ता के अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखो और शोषण के कारण कैसे होने चाहिए इसके बारे में बताया जाता है। तो ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है और उस शोषण का उपाय आप कैसे कर सकते हैं। तो आप जानते हैं उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता को अंग्रेजी में कंज्यूमर कहा जाता है और हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता वह होता है जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने के लिए बाजार से वस्तु खरीदता है। उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी वस्तु को बाजार से खरीदता है और उसे अपने प्रयोग में लाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं, कस्टमर कहते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है कस्टमर क्या, अगर कंज्यूमर से ना समझ में तो कस्टमर से आप रिलेट करके समझ लीजिएगा, ठीक है। उपभोक्ता के क्या क्या कर्तव्य होते हैं? तो उपभोक्ता जो है अगर कोई औषधि, कोई दवा ले रहा है तो उसे लाइसेंस धारक से, जो भी जिसके पास लाइसेंस है दवा वाले के पास, ऐसे लाइसेंस धारकों से हमें क्या करना चाहिए? औषधि लेना चाहिए, दवा लेना चाहिए। लेवल को पढ़ें, जो आप दवा लेते हैं तो दवा के लेवलों को क्या करना चाहिए? दवा के लेवलों का आपको अध्ययन करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। और मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल की जांच करना चाहिए। बहुत सारे जगह मिट्टी का तेल, ऐसे पेट्रोल पंप है जहाँ पर मिट्टी का तेल, डीजल मिलते हैं, तो वो मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो उनकी जांच करके क्या करें? आप मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आप खरीदें। अगर कोई सामान खरीदते हैं, कोई मान लीजिए ट्यूब खरीदते हैं, कोई दवा खरीदते हैं, तो उस दवा का दिनांक जरूर चेक करना, उसका एक्सपायरी डेट, उसका एमएफजी डेट जरूर चेक करें कि भाई दवा का कहीं एक्सपायर नहीं हो गया है। तो दिनांक को चेक करके आप क्या करें? दवाओं को खरीदें। उपभोक्ताओं का शोषण भी होता है कैसे? जैसे मान लीजिए आप सामान खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे दुकानदार होते हैं, वो माप तौल में कमी करते हैं। जैसे कोई सामान आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आप दाल लेने गए, तो दाल लेने गए तो 1 किलो की जगह पे आपको 750 ग्राम दे दिया, 780 ग्राम दे दिया, उसमें 100 ग्राम 200 ग्राम लोग क्या करते हैं? चोरी कर लेते हैं। तो माप तौल में कमी होता है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। निर्धारित मूल्य से अधिक लेना, कई जगह ऐसा होता है कि आप जब किताबों को खरीदने जाइएगा तो टैक्स लोग लेते हैं। अगर 100 रुपए का किताब है तो लोग कहते हैं कि भाई टैक्स बढ़ गया है, 110 रुपए लगेगा, ठीक है। इस तरीके से लोग उपभोक्ताओं का क्या करते हैं? शोषण करते हैं और वस्तुओं में मिलावट कर देते हैं। जैसे आप दाल खरीदते होंगे तो उसमें कंकड़ पत्थर लोग डाल देते हैं। देखिएगा कंकड़ पत्थर जब आप दाल खरीद के लेके आएगा मार्केट से तो कंकड़ पत्थर रहते हैं, तो उसमें वस्तुओं में मिलावट होता है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। वस्तुओं की अधूरी जानकारी लोग देते हैं। सामान खरीदने जाएंगे तो पूरा जानकारी नहीं बताते हैं, कितना जितना से आपका उनका काम चल जाए उतना ही अधूरी जानकारी देते हैं। समाप्ति की तिथि के बाद भी विक्रय करते हैं। कुछ लोग ऐसे कस्टमर हैं, कुछ लोग ऐसे दुकानदार हैं, जो दुकानदार करते क्या है कि अपने सामान की जो वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, एक्सपायर होने के बाद भी कस्टमरों को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। तो इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। और उपभोक्ताओं के शोषण से मतलब उनको कैसे आप निवारण कर सकते, कैसे बच सकते, कैसे उपाय है? पहली बात, सभी उपभोक्ताओं को जानकार होना चाहिए। जो कंज्यूमर होता है उसे पढ़ा लिखा शिक्षित होना चाहिए। सामान खरीद रहा है तो उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अधिक दुकानें होनी चाहिए। अगर समाज में अधिक दुकानें होगी तो लोग मिलावट कम करेंगे, लोग काला बाजारी, चोरी जो है क्या करेंगे? कम करेंगे। दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर जो चोरी करता है तो आप देखते हैं बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो छापा डालते हैं। दुकानों वालों का क्या होता है? बंद होता है। अभी कुछ समय पहले ही शायद वो माप तौल वाले पे शायद छापा पड़ा था, तो दुकानदार लोग क्या किए थे? अपना दुकान बंद कर दिए थे। रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा दें लोगों के द्वारा। यानी बहुत सारे आज के जमाने में रेडियो और दूरदर्शन पे लोग ज्यादा सीरियल, मूवी या लाफ्टर चैलेंज देखते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे कंज्यूमरों को क्या किया जाए? उन्हें शिक्षा दिया जाए कि उन्हें कौन कौन सी चीजों से आप बच सकते हैं। भ्रमपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाया जाए। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन होते हैं समाज में, लोग कहते हैं कि ये कंप्लेन पी लो बढ़ जाओगे, लोग कहते हैं कंप्लेन पी लो बढ़ जाओगे, ये तेल लगा लो, तेल लगाने से बाल आपके लंबे हो जाएंगे। तो ऐसे भ्रमपूर्ण विज्ञापनों पे क्या किया जाए? रोक लगाया जाए। जो जैसे मान लीजिए एक ऐसा प्रचार भी आया था, जुबा केसरी करके, केसरी टाइप का ऐसे कुछ था, ठीक है, विमल केसरी, ठीक है। ऐसे भ्रमपूर्ण जो विज्ञापन है, भाई इसको खाने से स्वाद अच्छा होगा, जो भी ऐसे भ्रमपूर्ण विज्ञापन है, ऐसे भ्रमपूर्ण विज्ञापनों पे क्या किया जाए? रोक लगा दिया जाए, बैन कर दिया जाए, हटा दिया जाए। अगला, गारंटी व वारंटी की सही जानकारी देना चाहिए। अगर कोई सामान खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसकी कितने साल की गारंटी है या कितने साल की वारंटी है, उसकी पूर्ण क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। क्लियर? एक क्वेश्चन और है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने के बाद हम लोग देखिए। अगला
अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है अर्थशास्त्र से, तो अर्थशास्त्र से जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता क्या है, जरा सा ध्यान शांत होकर सुनिए। अगला जो क्वेश्चन है वो बनता क्या है, संगठित अथवा असंगठित कार्य क्षेत्र के अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी संगठित क्षेत्र के क्या कार्य हैं और असंगठित क्षेत्र के क्या कार्य हैं, ठीक है, इसके बारे में देखिए। अगला जो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बनता है वो बनता क्या है, संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, और असंगठित क्षेत्र के बढ़ते हुए शोषण को आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है, और असंगठित क्षेत्र में जो शोषण होता है उसको आप कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। इसको जानने से पहले एक जोक सुन लीजिए। जोक ये है, जो एक लड़का था अपनी माँ से बुरी तरीके से पीट चुका। एक लड़का था अपनी माँ से बुरी तरीके से पीटने के बाद अपने पापा से पूछता है, पापा ये बताइए आप कभी पाकिस्तान गए हैं? तो उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा कभी पाकिस्तान नहीं गए हैं। तो फिर अपने पापा से पूछता है, पापा आप कभी अफगानिस्तान गए हैं? तो फिर उसका बेटा मतलब उसके पापा बोलते नहीं बेटा कभी अफगानिस्तान भी नहीं गए हैं। तो बेटा कहता है फिर ये आतंकवादी आइटम कहाँ से उठा लाए? अब इसको देखते हैं संगठित क्षेत्र क्या है, जरा सा इसको समझ लीजिए। देखिए संगठित क्षेत्र किसे कहेंगे, सरकार के साथ पंजीकृत कई अधिनियम। पहली बात संगठित क्षेत्र क्या होता है, जो संगठित क्षेत्र होता है इसको आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट से। देखिए संगठित क्षेत्र का मतलब गवर्नमेंटेड और असंगठित का मतलब होता है प्राइवेट। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, संगठित माने गवर्नमेंट से और असंगठित माने प्राइवेट से। तो संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, यह जो संगठित क्षेत्र होता है वह सरकार के साथ इसका पंजीकरण होता है, ठीक है, और इसमें कई अधिनियम कई नियम लागू होते हैं। और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत स्कूल और अस्पताल आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्कूल जो है गवर्नमेंटेड है, अस्पताल जो है गवर्नमेंटेड है, ठीक है, तो ये संगठित क्षेत्र में आते हैं। और संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, जो सरकार के साथ उसका कोई लेना देना नहीं और न ही यह किसी नियम को फॉलो करता है, न ही ये किसी नियम को मानता है, यह असंगठित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया संगठित क्या है, असंगठित क्या है। और असंगठित क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे वर्कर होते हैं उनका शोषण बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में जो प्राइवेट लोगों का शोषण होता है उसकी रोकथाम करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लोगों को छुट्टी दिया जाए। भाई आप देखते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टरों में जो है 365 दिन उन्हें वर्क करना पड़ता है, तो उनके लिए क्या किया जाए, कुछ छुट्टियों का बंदोबस्त किया जाए, महीने में 1-2 छुट्टी जरूर दिया जाए, ठीक है, जिससे उनके स्वास्थ्य भी सही रहे, तो छुट्टी की व्यवस्था हो असंगठित क्षेत्र में। अगला कम वेतन ज्यादा काम। असंगठित क्षेत्र में देखिएगा प्राइवेट सेक्टर में लोग वेतन क्या करते हैं, कम देते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं, ज्यादा लेते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में कम वेतन ज्यादा दाम जो वाली सिस्टम है, इस सिस्टम को बंद किया जाए, इस सिस्टम को रोका जाए। अगला है अतिरिक्त समय में काम करने का प्रावधान नहीं है। जैसे असंगठित क्षेत्र में होता क्या है कि अतिरिक्त जो समय होता है उसमें जैसे लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास खाली समय है मैं घर जाके कर दूंगा, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन ऐसे सिस्टम को बनाए जाने चाहिए ताकि अगर लोग किसी को जरूरत है तो जरूरत के दौरान इंसान क्या कर सके, अपने कामों को कंप्लीट कर सके, पूरा कर सके। अगला बिना कारण निकाला जा सकता है। आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर में बिना कारण बताए आपको क्या किया जा सकता है, जॉब से निकाल दिया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप उसको निकाल रहे हैं तो उसका आप कारण बताइए क्यों निकाला जा रहा है, ठीक है, वो कारण जानेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि किस कारण से वो निकाला गया है। तो असंगठित क्षेत्र में कारण बता करके वर्करों को निकाला जाए, अगर उनका दोष पाया जाता है तो उसे निकालिए, नहीं दोष पाया जाता है तो उसे काम पे रखिए। अगला बोनस। आप जानते हैं असंगठित क्षेत्र में बोनस मिलता है लेकिन कम मिलता है। जैसे जो लोग काम ज्यादा करते हैं तो जैसे नीचे की श्रेणियों से ही बोनस दिया जाए, ताकि लोग जो जितने भी लोग होंगे निम्न श्रेणी के लोग, चाहे वो निम्न कैटेगरी के लोग, सभी के सभी लोग क्या करेंगे, काम करने के लिए तत्पर रहेंगे और उन्हें बोनस प्राप्त होगा, तो अपने काम के प्रति जो है ईमानदारी से काम करेंगे। अगला बीमा सेवा होना चाहिए। भाई असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनियां क्या करती हैं, बीमा करवाती हैं, और बीमा करवाती है अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली वालों को पैसा पे करती हैं, तो ऐसे बीमा सेवा भी होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका पूरा कंप्लीट महा मैराथन क्लास, ठीक है। इस मैराथन क्लास को आप देख लीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारी जो चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी, ठीक है। और जाते जाते एक बार और आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। और हमारा नेक्स्ट महा मैराथन क्लास आएगा संडे को इंग्लिश का, जो संपूर्ण महा मैराथन क्लास होगा। और उस मैराथन क्लास में हम ये दावा करते हैं कि आप 70 का 70 कंप्लीट आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।